हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ सफ़रान। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज की जो क्लास है वो आपकी पार्टनरशिपिंग की क्लास है। जितने भी स्टूडेंट जो एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट जो आपका 25 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है, एंड जितने भी स्टूडेंट जो लोग बिहार स्टेट का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं पेपर सेकंड के लिए, कॉमर्स एज ए आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम 1 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। तो इसकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बैच की खासियत है कि आपको 3000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस रहेंगे और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये जो बैच रन कर रहा है ये आपका 1 तारीख से पूरा, ये 1 जनवरी से आपका ये क्लास पूरा रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी क्लासेस अभी होना बाकी है। अभी पूरा जनवरी क्लास चलेगा, फरवरी पूरा, मतलब पूरा कंटिन्यू ये आपको क्लास मिलता रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, किसी कारणवश अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं अपने आप को कॉमर्स को लेकर, क्योंकि कॉमर्स तभी आप टच करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अपनी तैयारी बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बैच से ज्वाइन हो जाइए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो है पार्टनरशिपिंग की क्लास। पार्टनरशिप से जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं आज कराऊंगा। ज़्यादा नहीं न्यूमेरिकल्स, लेकिन जितने भी थियरी जो आपके आते हैं वो कवर कराया जाएगा। एंड देन न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये किसी ना किसी इंडिया के चाहे यूपी पीसीएल हो गया, हरियाणा अकाउंटेंट हो गया, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट हो गया, बिहार अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, एफसीआई हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसमें अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है, और इवन ए फरवरी में अब आपका आना भी है एफसीआई में। तो इन सभी एग्ज़ामों में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो क्लासेस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। या टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक्स और वाई आपके जो हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म में क्या है, भागीदार है, ठीक है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में। फिर कह रहा है एट एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी 2000 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट चार्जिंग एनी कमीशन। मीन कह रहा है कि एक्स जो है वो सैलरी भी लेता है, कमीशन भी लेता है। ओके, मतलब कह रहा है कि आपका एक्स किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले, मतलब नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट में अभी किसी को कमीशन दिया नहीं गया, मतलब एक्स और वाई दोनों में से किसी को कमीशन नहीं मिला है, ठीक है। तो कमीशन चार्ज करने से पहले जो शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें 10% ये कमीशन लेगा। कौन? एक्स लेगा। और इन सबके साथ साथ 2000 पर मंथ के हिसाब से ये सैलरी भी लेगा, ठीक है। इस फर्म में एक्स क्या लेगा? अपनी सैलरी लेगा 2000, और किसी को भी अभी कमीशन नहीं मिला है, ना ही एक्स को वाई को, लेकिन ये अभी नेट प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट का 10% ये कमीशन भी लेगा और सैलरी भी लेगा। ये एक्स के बारे में कहा गया है। सेकेंड लाइन यहाँ पे कह रहा है कि वाई इज एंटाइटल टू सैलरी 5000 पर मंथ टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। देखिए, वाई इसका जस्ट अपोजिट है। वाई का स्टेटमेंट, मतलब वाई के बारे में कहा गया है कि वाई सभी कमीशन वसूलने के बाद, मतलब एक्स को कमीशन, सभी कमीशन मतलब एक्स ही तो है, तो एक्स को कमीशन देने के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसका 10%, मतलब कमीशन एक्स का घटा दीजिए, मतलब नेट प्रॉफिट में एक्स को कमीशन मिल गया, फिर उसके बाद जितना पैसा बचता है उसमें 10% कमीशन के साथ 5000 रुपया ये सैलरी लेगा, ठीक है। वो नेट प्रॉफिट का एक्स 10% कमीशन देगा, और ये वाई, ठीक है, 10% ये भी कमीशन देगा, लेकिन नेट प्रॉफिट में एक्स का कमीशन लेस करने के बाद अब 5000 अलग से सैलरी लेगा, और एक्स कितना सैलरी लेगा? 2000 लेगा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में कही गई हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर द ईयर 55,000, मतलब अभी कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया गया है, किसी को नहीं दिया गया, और नेट प्रॉफिट जो आ रहा है पूरे साल भर का वो कितना है?
55,000 रुपये है। 55,000 टोटल नेट प्रॉफिट है। ओके, तो एक्स और वाई को वितरित किया जाने वाला शुद्ध लाभ क्या होगा, मतलब नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई के बीच कितना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये आपका टोटल क्वेश्चन रहा। ओके, समझ में आया? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 20,000, 23,000, 2,000, 2,15,000, 23,500, 22,000, 22,500, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। इसका ट्रांसलेट नहीं हो पाया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट रजिस्टर्ड है क्लास पर। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसलेट नहीं हो पाया, आप लोग एडजस्ट कीजिए, समझ में आएगा आपको। इतनी वैसी डीपली संस्कृत भाषा नहीं लिखी है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के बीच जो वितरित होने वाला लाभ है, शुद्ध लाभ, पहले तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 55,000 का पूरे साल भर में हो रहा है। ठीक है, अब एक्स कह रहा है कि भाई मुझे 10% कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट का। तो 55,000 का नेट प्रॉफिट मतलब 10% क्या होगा, 55,000 का 10% आपका कितना होगा, 5500 रुपये होगा, मतलब 5,500 होगा। ये एक्स ले लिया कमीशन। ठीक है, एक्स को मिल गया। अब नेट प्रॉफिट में हमने अगर 5500 रुपया एक्स को दे दिया तो उसको लेस करेंगे, तो शुद्ध लाभ एक्स को देने के बाद मतलब नेट प्रॉफिट में से कमीशन हमने किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो 5500 लेस किया गया, कितना आया, 49,500 आया। कितना आया, 49,500। अब 49,500 पे वाई का कमीशन बनेगा, कमीशन का वाई का कमीशन बनेगा। ठीक है, 49,500 पे, तो 49,500 का 10% ये भी लेगा, 10%। लेकिन ये कमीशन के बाद चार्ज हो रहा है, मतलब नेट कमीशन के बाद कमीशन लिया जा रहा है, मतलब एक्स को कमीशन दे दिया गया फिर ये ले रहा है। ठीक है, और वो नेट प्रॉफिट के पहले ही ले रहा था, कमीशन चार्ज करने के पहले वो ले रहा था। तो यहाँ फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका 49,500 इंटू, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये कमीशन के बाद ले रहा है, आफ्टर कमीशन ले रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये हमारे से अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था मैनेजर की सैलरी को लेकर, और वहाँ मैनेजर का कमीशन वाला पूछा गया था, मतलब आफ्टर कमीशन। ठीक है, आफ्टर कमीशन के बाद उसका क्या एक्स्ट्रा कमीशन होगा, ये सब उस पर क्वेश्चन आया था। तो सेम यही फार्मूला आपका लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 49,500 10 अपॉन 100 प्लस 10, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल होकर ये सॉल्व होकर 4,500 आएगा। तो एक्स और वाई के बीच जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 45,000 आपका बचेगा। ठीक है, कैसे बचेगा, देखिए ये इतना कौन ले लिया, इतना ले लिया वाई, ले लिया वाई कमीशन ले लिया। अब एक्स और वाई के बीच जो शेयर बटेगा वो कितना बचेगा भाई, 49,500 में। ठीक है, एक्स कितना, वाई कितना लिया है, 4,500। तो 4,500 अगर हम लेस करेंगे तो 0 0 0, 9 में से 5 गया, कितना आएगा आपका, नहीं 9 में से 4 गया, आपका आएगा 5, और ये 4 अपना रहेगा 45,000। ठीक है, तो भाई वाई को भी कमीशन हमने दे दिया 4,500। अब टोटल आपका 49,500 में 4,500 लेस हो गया तो आपका 45,000 बचा, और ये 45,000 जो अब बटेगा किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में बटेगा। ओके, तो दोनों का लगभग आधा आधा ही बटेगा, इक्वली बटेगा। ऐसा क्यों इक्वली बटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखते हैं पहले लिखा है कि नहीं, या क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि ये इन दोनों का प्रॉफिट अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ वितरित किया जाने वाला शुद्ध लाभ क्या है और एक फर्म के भागीदार है, जब तक कुछ नहीं लिखा रहेगा तब तक इनको हम इक्वली ये प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ जो होगा, नेट प्रॉफिट होगा, वो इक्वल बटेगा एक्स और वाई में। ओके, तो एक्स और वाई 45,000 का आधा आधा दोनों ले लेंगे, तो दोनों का 22,500 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 22,500, मतलब मीन 22,500, मतलब यहाँ पे आपका ई इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है, बहुत ही मैं धीरे धीरे क्लास लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और स्टूडेंट जो प्रिपेयर नहीं करते हैं, अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते नहीं है, उन्हें लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग assuming the rate 10% per annum year ended 31st December 2016. Withdrawal of 2000 made at the beginning of each month. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। जब पार्टनर्स क्या करते हैं, पैसे को ड्राइंग करते हैं अपने फर्म से, मतलब कोई पार्टनर्स को अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए तो वो ड्राइंग करेंगे, निकालेंगे पैसा बिजनेस से, फर्म से। तो वहाँ का ये पूरा क्वेश्चन है, मतलब पार्टनरशिपिंग का ही आपका ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि आरएल पर ब्याज की गणना कीजिए, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। 31 मार्च को समाप्त होते हुए 10% के रेट से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और टोटल जो निकासी हुई है, निकाला गया है, वो कितना 2000 रुपये निकाला गया है, ठीक है, 2000 निकाला गया है ये कह रहा है। और प्रत्येक माह की शुरुआत में बनाया जाता है, मतलब ईच मंथ 2000 विड्रॉ किया जाता है। ओके, तो 10% के रेट से इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट टोटल बन रहा है, भाई इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो ये तो क्लास 10th का आप लोगों ने CI SI पढ़ा होगा, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला एवरेज मंथ का लग जाएगा यहाँ पे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ अपॉन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पूरे साल भर का 12 हो जाएगा, फर्स्ट विड्रॉ के बाद पूरा 12 महीने का होगा, और लास्ट मंथ मतलब दिसंबर का 1 महीना वो ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.5 आपका मंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होगा आपका ड्राइंग इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। और 12 से हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हम एक एक महीने का यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। एक महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए 12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 24,000 पूरे साल भर का, 6.5 गुणे 10 अपॉन 12 100, तो पूरा सॉल्व करके 1300 आ रहा है आपका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 1300 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 2/5 1/10 है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए रिटायरमेंट ले रहा है, पूरी तरीके से रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी, अगर ए रिटायर हो गया तो बी और सी का अब प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, मतलब जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो रेशियो क्या होगा, ठीक है, पार्टनर्स का। देखिए यहाँ 2/5 है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये 1:2 और 2/5 और 1/10, ये ABC तीनों का रेशियो है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर रेशियो। समझ में आया आपको, या काफ़ी छोटा था वहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया। चलिए अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन मैंने अच्छे से किया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉफिट शेयर रेशियो ABC का कितना है, 1:2 2:5 2/5 एंड 1/10, ठीक है, 1/2 2/5 1/10, ये आपका हो गया। इसको हम LCM लेकर सॉल्व करेंगे, तीनों का LCM 10 आएगा। ये पूरा सॉल्व करके इतना मैथ आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है। तो अब रेशियो ABC का कितना आ गया, 5:4:1 आ गया आपका। अब ए रिटायरमेंट ले रहा है, ए रिटायरमेंट ले लिया, चला गया है, तो BC का प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब कोई साझेदार अगर रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो शेष साझेदार जो होंगे वो प्रॉफिट शेयर अपना उसी अनुपात में बांटेंगे, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ए अगर चला गया तो मान लेते ए चला गया, 5 को हटा दीजिए, तो बी और सी का रेशियो क्या बचा, 4:1। तो न्यू रेशियो ऑफ BC का कितना होगा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए के बाद रिटायरमेंट के बाद कितना बचेगा, 4:1 होगा, ठीक है। तो BC का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है उस वो क्या होगा, 4:1 होगा, 4:1 होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको,
देखिए जितने भी क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स तो हो गए, अब थियरी वाले क्वेश्चन आपके आ गए। कह रहा है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नया पार्टनर्स आता है, एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रेडिटेड। ठीक है, इंक्रीज होता है बिल्डिंग के वैल्यू में, मतलब भवन के मूल्य में वृद्धि, मतलब वृद्धि का श्रेय दिया जाता है, वृद्धि होता है तो क्रेडिट किया जाएगा। क्या क्रेडिट किया जाएगा? बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, कि कोई नया पार्टनर्स आएगा और बिल्डिंग्स के वैल्यू में पूरी तरीके से इंक्रीजमेंट होगी तो वो क्रेडिट किसको किया जाएगा, ये आप इसको कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। कह रहा है जगदीश और ब्रिज, ठीक है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3:2 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में। फिर कह रहा है रमेश एक अलग व्यक्ति है, वो फर्म में आ जाता है और कहता है कि भाई मैं भी शामिल हूँगा आपके साथ। तो जगदीश और ब्रिज कहते हैं कि आप आइए फर्म में, लेकिन आपको 1/3 आपको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट दिया जाएगा। टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब 1/3 भाग के लिए साझेदार के रूप में इन्होंने उसको बुला लिया। किसको? रमेश को। रमेश आया है, 1/3 लेगा, जितना भी हिस्सा बनेगा प्रॉफिट या लॉस में, शेयर में 1/3 ये भी लेगा। ठीक है, प्रॉफिट लेगा, लॉस देगा। ठीक है, तो नई फर्म में उसके भाग क्रमशः क्या क्या होंगे। तो नया फर्म जो बनेगा, भाई अभी तक जगदीश और ब्रिज थे, अब रमेश भी आ गया, तो नए फर्म में अब 3 लोग हो गए, तो अब प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है जगदीश और ब्रिज का लाभानुपात, मतलब प्रॉफिट शेयर जगदीश और ब्रिज का कितना है, 3:2 है। यहाँ देखिए ट्रांसलेट नहीं हो पाया, लेकिन यह है कि आपको समझ में आएगा। जितने इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं 100% समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं लिखा गया है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ट्रांसलेट यहाँ पे नहीं होएगा क्योंकि मेरा हैंड रिटन ये सॉल्यूशन है। बाकी हिंदी वाले जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे दिक्कत आप लोग को कहाँ पर आती है, जैसे कुछ कुछ डिफ़िकल्ट जो कॉमर्स में लगते हैं, जैसे स्कंद, स्कंद का मीन स्टॉक हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है, जैसे वसूली तो रियलाइजेशन, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे लेनदार, देनदार क्या होता है? देनदार मतलब जो हमें पैसा देगा, मतलब डेटर्स। लेनदार मतलब जो हमसे पैसा लेंगे, मतलब क्रेडिटर्स। तो कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट को भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो जितना क्वेश्चन में मैंने लिखा है, हिंदी इंग्लिश वाले किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जगदीश और ब्रिज का जो प्रॉफिट शेयर है वो 3:2 है। रमेश का फर्म में जब प्रवेश करता है तो लाभ में उसका हिस्सा कितना बनता है, 1/3। वो कह रहा है भाई मैं 1/3 लूँगा। ठीक है, अब जब रमेश 1/3 ले लिया तो अब कितना लाभ में हिस्सा बचेगा जगदीश और ब्रिज के लिए? तो जगदीश और जब रमेश 1/3 ले लेगा तो टोटल कितना लाभ अब बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा? तो 1 में से 1/3 अगर यही ले लिया तो 2/3 बचेगा। और इस 2/3 में 2 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? एक जगदीश भी खड़ा है और एक ब्रिज भी खड़ा है, 2 लोग लेंगे इसी में। ठीक है, तो दोनों लोगों का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जगदीश का हिस्सा 2/3 में कितना होगा, 2/3, और 3 × 5 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, देखिए 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि जगदीश और ब्रिज का जो प्रॉफिट शेयर था वो 3/2 था, 3:2 था। ठीक है, मतलब अगर जगदीश का हिस्सा देखा जाएगा तो 3 और 3 + 2 5 ये होगा प्रॉफिट शेयर में हिस्सा, और ब्रिजेश का कितना होगा, 2/5 होगा। ठीक है, रेशियो अगर आप पढ़ रहे हैं, रेशियो चैप्टर आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो किसी का भी अगर हिस्सा निकाला जाता है तो ऊपर उसका अपना नंबर रहेगा और नीचे दोनों का सम करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट शेयर है जगदीश और ब्रिज का। तो 2/5 का 3/5 जगदीश का होगा, तो ये आपका आएगा 6/15, और ब्रिज का भी ऐसे निकालेंगे तो ब्रिज का 4/15 आएगा। अब जगदीश, रमेश, ब्रिज और रमेश तीनों लोगों का हम प्रॉफिट शेयर, ठीक है, नया रेशियो जो बन रहा है वो हम एक साथ लिख लेंगे, और एक साथ लिखने के बाद फिर एलसीएम लेकर हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो 6:4:5 आएगा। जगदीश, ब्रिज और रमेश का जो नया अनुपात आएगा वो 6:4:5 होगा, मतलब 6:4:5 आएगा। ये न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा जगदीश, ब्रिज और रमेश के बीच।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है क्या, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ही होगा। 6:4:5, यहाँ देखिए वही आ रहा है, यहाँ वैसे लिखा गया, ऑप्शन बी लिखा गया है, यहाँ सी कर दीजिए। ओके, समझ में आया आपको। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है आर और यस, ठीक है, साझेदारी का विघटन हो गया। पूरी तरीके से जो बिजनेस चल रहा था आर एस के बीच में पार्टनरशिप, वो पूरी तरीके से डिसोल्यूशन हो गया, उसका विघटन हो गया, ठीक है, टूट गया। अब संपत्ति जितना भी एसेट्स था उनको बिजनेस में, ठीक है, वो पूरा सेल किया गया, 38,000 रुपये मिला। सभी साझेदारों के 14,000 दावे के भुगतान कर दिए गए। मतलब जितना क्रेडिटर्स का बाकी था, लेनदार जो थे, ठीक है, पार्टनरशिपिंग के आर और एस के, ठीक है, जितने भी क्रेडिटर्स थे वो 14,000 निकला, 14,000 पेमेंट भी कर दिया गया। भाई पूरा एसेट्स बेच के 14,000 समझ लीजिए लाइबिलिटी थी आर एस की, वो पूरा पेमेंट कर दिया गया। फिर अब आर एस के बीच में जितना बाकी पैसा है वो आर और एस के बीच में बटेगा। तो कितना आर की जो पूंजी है, आर का जो कैपिटल है पार्टनरशिप में, ठीक है, वो यस की पूंजी का, यस की कैपिटल का 2 गुना है। तो यस की पूंजी का शेष क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यस की पूंजी का शेष मतलब इसको कितना मिलेगा ये निकाला जा रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए एसेट्स के सेलिंग पे टोटल कितना मिला है, 38,000 मिला है। क्रेडिटर्स जो थे, जो लाइबिलिटी थी आर एस की, वो 14,000 थी। 14,000 पेमेंट करने के बाद कितना बच रहा है एसेट्स का अमाउंट, तो 38,000 में से 14,000 चला गया, 24,000 बचेगा। अब 24,000 किसके बीच में बटेगा, आर और यस के बीच में बटेगा। तो आर की पूंजी यस की पूंजी का 2 गुना है, तो जो रेशियो बनेगा प्रॉफिट शेयर वो 2:1 बनेगा। ओके, तो एस को कितना मिलेगा, एस का पूछा जा रहा है, तो 24,000 का एस को कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, ठीक है। तो 24,000 का 1/3 8,000 आएगा, 8,000 एस को मिलेगा। तो यस को, आर को कितना मिलेगा, आर को 16,000 मिलेगा। भाई 24,000 में से 8,000 चला गया, 16,000 आर को मिलेगा, ठीक है। यस का हमसे पूछ रहा है तो यस का 8,000 आएगा। तो यस की पूंजी का टोटल कितना होगा, बैलेंस कितना एस को मिलेगा, 8,000। ओके, या चलिए यहाँ से आप सभी लेके लिए ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ से है, सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी कैपिटल प्रॉफिट और ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन। मतलब किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, ठीक है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब विघटन हो गया, पूरी तरीके से पार्टनरशिप फर्म टूट गया। अब जितना भी प्रॉफिट शेयर जो है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा, तो ये मैंने लगभग इससे पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं रहता है पार्टनर्स के बीच में, वैसे ही आपस में मिलकर कहते हैं चलो भैया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं रहता है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं रहता है, तो जो प्रॉफिट शेयर रेशियो रहेगा वो सभी लोग बराबर बराबर लेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इक्वल इक्वल सभी लेंगे। जैसे ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं, तो अगर मान लेते हैं 15 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 5-5 रुपया तीनों लेंगे। अगर 15 रुपया लॉस भी हो रहा है तो तीनों लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वल रेशियो, समान अनुपात में होगा। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में फर्म में होने वाले प्रत्येक लाभ को साझेदारों के बीच बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाता है। समझ में है, बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाता है। और इसके साथ 6% ब्याज के अतिरिक्त साझेदार को और कोई देय राशि नहीं होती है। 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसके साथ और कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। ये भी है रूल, तो रूल। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे, ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाएगा।
मतलब एक पार्टनर्स रिटायर हो गया तो फिर से भाई जितना एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटी है, पूरा भाई रिवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा। भाई अगर कंपनी 1 लाख का अगर घाटे में है, 1 लाख का लाइबिलिटी है, और एक पार्टनर्स रिटायर होकर जा रहा है, तो उसकी भी तो कुछ लाइबिलिटी बनेगी। उस लाइबिलिटी मतलब कर्ज वो भी तो चुकाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट हो गया तो वो जितना कंपनी का कर्ज है वो नहीं पे करेगा, वो भी पे करेगा। इसीलिए रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन होगा उसमें पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाएगा। किस रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सभी साझेदार के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके पूंजी के खातों में से उनके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के अनुपात में सभी साझेदार के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। जितना भी एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगी, उसका जब रिवैल्यूएशन होगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। समझ में आया। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए साझेदारों के जब रिटायरमेंट होने पे, मतलब पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पे द प्रॉफिट ऑफ revaluation account is credited to capital account of all partners old partnership in their old profit and loss ratio of the partnership which is retiring। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को पुराने साझेदार के सभी साझेदार के खाते में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। साझेदारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसका भी पुनर्मूल्यांकन लाभों पर हिस्सा उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद भी उसको बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला अगर रिटायर होता है तो उसे सरकार उसे एक मुफ्त अमाउंट देती है, वैसे कंपनी में भी है, रिटायरमेंट है तो जितना प्रॉफिट उसका बन रहा है मिलेगा उसे, ठीक है। पीएफ वगैरह जितना भी कट रहा होगा अगर मान लेते हैं वैसे तो ये पार्टनरशिपिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति को वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है। मतलब ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक फर्म का विघटन हो गया, समापन हो गया, ठीक है। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज ट्रांसफर टू, मतलब रियलाइज अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई ऐसा एसेट्स था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन उसे वसूल किया गया था, ठीक है। एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि, मतलब लिखा नहीं गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है। संपत्ति कोई एक एसेट्स था जिसको बेचा गया लेकिन उसके जितनी भी अमाउंट मिलती है उसको लिखा नहीं गया, ठीक है। जैसे फर्म का समापन हो गया, फर्म पूरी तरीके से टूट गया, इसमें ए बी सी तीनों थे और कोई भी एक ऐसा एसेट्स था जिसको बेचा गया लेकिन इसका कोई भी डेटा वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया गया, ओके। तो ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में इसके अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाते में इसे दिखाया जाएगा, ओके। मतलब एक फर्म के समापन पर संपत्तियों तथा दायित्वों का निस्तारण के लिए एक हम वसूली खाता बनाते हैं जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। यदि कोई संपत्ति जिसका लेखा पुस्तकों में कोई भी उसका नामो निशान नहीं है, ठीक है, किसी भी संपत्ति का, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और ठीक तरह से कोई दायित्व नहीं होता है तो इसे डेबिट भी किया जाता है, ठीक है। वसूली ठीक इसी तरह से यदि कोई दायित्व भी है तो उसे डेबिट किया जाएगा। अगर कोई लायबिलिटी भी रहेगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आया या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कोई भी फर्म है उसका विघटन हो रहा है, उसका समापन हो गया, ठीक है। संपत्ति को वसूली खाते में हस्तांतरित किया गया उसके, ठीक है, उसके किस मतलब वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, रियलाइजेबल वैल्यू पर, एग्रीड अमंग
पार्टनर्स, एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। ओके, या देखिए, जब फर्म का समापन हो जाता है मतलब फर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है, विघटन हो जाता है उसका पूरी तरीके से, पार्टनरशिपिंग एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, साझेदारी पूरी तरीके से, साझेदारी का अंत हो जाता है साझेदारों के बीच में। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए, ठीक है। तो जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का जितना भी भुगतान वगैरह किया जाएगा वो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, और वो उसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो उसके बुक वैल्यू पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बुक वैल्यू पे किया जाता है, ठीक है, जितनी इसकी बुक वैल्यू रहती है एसेट्स की लायबिलिटी की। देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ विंडिंग ऑफ द फर्म एंड पार्टनरशिप इन रिमेनिंग मंथ आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉ द रिकवरी अमाउंट इज क्रेडिटेड सेटल टू एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। मतलब वसूली खाते का निर्माण संस्था की सभी संपत्ति और दायित्वों के निस्तारण के लिए बनाया जाता है। संस्था की कितनी लायबिलिटी है, संस्था का कितना एसेट्स है, उन सभी को निर्धारण करने के लिए क्या बनता है आपका, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनता है, ठीक है। एंड वसूली खाते में सभी दायित्वों और संपत्तियों का जो मूल्यांकन होता है वो पुस्तकीय मूल्य पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद संपत्ति और दायित्व जितना भी कंपनी की मतलब फर्म का जितना भी एसेट्स है, जितनी लायबिलिटी है, उसका भुगतान करने के बाद, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सभी साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, उनके कैपिटल रेशियो के आधार पे ये बांटा जाता है सभी पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ आपका क्या होगा, बुक वैल्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में कम टू एंड ड्यू टू इट। साझेदारी का समापन किस कारण से हो जाता है? साझेदार की मृत्यु से, साझेदार के दिवालिया होने से, मतलब पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी होने से, या कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदार की सहमति से, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या पार्टनरशिप पे में कोई भी कंपनी चल रही है, उसका एंड कब होता है? उसका एंड, कोई पार्टनर्स की डेथ हो गई, सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं कि यार अब बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। या ए और बी अगर दो पार्टनर्स थे, ए का डेथ हो गया, चला गया ए, तो बी अकेले थोड़ी ना पार्टनर्स रहेगा, तो पार्टनरशिप फर्म जो रहेगा वो अपने आप पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा व्यवसाय, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। कोई भी अगर पार्टनर्स दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंस हो गया, ठीक है, या पैसा लेकर भाग गया, तब भी आपका पार्टनरशिपिंग फर्म जो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। और सभी पार्टनर्स अगर एक दूसरे के कंसेंट, सहमति हो गया कि यार मिलकर काम नहीं करना है, ठीक है, तो उस बेस पर भी आपका क्या होता है, पार्टनरशिपिंग जो होती है वो एंड हो जाती है। तो यहाँ पे आपका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे साझेदारी का समापन पार्टनर्स के डेथ होने पर, पार्टनर्स के दिवालिया होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, आपसी कंसेंटमेंट पे मतलब सहमति होने पर, या उद्देश्य पूरा होने पे कि 10 लाख का भाई प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, अब नहीं आगे काम करेंगे, या सभी पार्टनर्स के क्या रिजाइनेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के इस्तीफा देने पर। तो इन कारणों से आपका जो पार्टनरशिपिंग होती है, डिसोल्यूशन जो होता है, इन सभी रीजन से होता है। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फॉर्म विच विल बी परचेज बाई रिमेनिंग पार्टनर्स इन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति में, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, और कोई एक पार्टनर्स है वो जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी का शेष साझेदार क्रय करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, मतलब कोई पार्टनर्स अगर रिटायर हो रहा है तो फर्म की जितने उसकी जितनी हिस्सेदारी बन रही है, ठीक है, वो क्रेडिट करेंगे, यहाँ क्रय नहीं क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, तो ये देखिए इससे पहले आ चुका है क्वेश्चन, और अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो के आधार पे क्रेडिट करेंगे। ओके, मतलब
कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, कोई पार्टनर्स अगर रिटायर हो रहा है तो उसकी जितनी भी हिस्सेदारी बन रही है वो शेष साझेदार प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जितना भी होगा, ठीक है, उसको मिलेगा रिटायर वाले पार्टनर्स को। शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा अपने लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड टू पार्टनर्स वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू दिस इफेक्ट एंड आल्सो पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। जब साझेदारों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है, कोई भी पार्टनरशिपिंग डीड नहीं है, ठीक है। अब जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिपिंग में मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं कंपनी या फर्म जो भी चल रहा है उसमें अगर वो पैसा वगैरह लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं समझ लीजिए कंपनी को पार्टनरशिपिंग में, ठीक है, तो जो लोन पे उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ठीक है लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा और नहीं मिलेगा तो वो भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके, कोई भी ब्याज उन्हें नहीं मिलेगा, कोई ब्याज स्वीकार नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखिए सी आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए जब साझेदारों के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले जो लाभ हानि अनुपात होगा वो इक्वल इक्वल शेयर होगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इक्वल इक्वल सभी पार्टनर्स के बीच में बटेगा। लॉस भी होगा तो सभी पार्टनर्स उस हानि की भरपाई बराबर बराबर करेंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर्स ने कंपनी में अगर कंपनी को पैसा दिया है समय पड़ने पर, ठीक है, लोन के तरीके से अगर मान लेते हैं कंपनी ने लोन लिया है लेकिन पार्टनर से ही लिया है, तो पार्टनर्स को जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% की दर से मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस इंटरेस्ट के अलावा ना तो उन्हें कोई सैलरी मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ शेयर सेक्रीफाइड द ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू द शेयर गिवन, मतलब पुराने साझेदार द्वारा त्यागे गए शेयरों का योग सभी शेयर के बराबर है। ओके, तो ये आप या मतलब पुराने साझेदार द्वारा जब सेक्रीफाइस कब किया जाएगा, ठीक है, शेयर अपना सेक्रीफाई कब करेगा, जब कोई नया पार्टनर्स आएगा तभी तो ओल्ड पार्टनर्स अपना हिस्सा, मतलब अगर मान लेते हैं 10,000 प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, ए और बी दो लोग हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अब जब सी आकर शामिल होगा तो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे ना अपना शेयर, तो जब नया पार्टनर्स आएगा तभी ये लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो नए पार्टनर्स के आने पे पुराने साझेदार अपने शेयर को क्या करेंगे, त्यागेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या देखिए यहाँ पे दिया है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। गार्नर और मरे का जो विवाद है, ठीक है, रूल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि गार्नर और मरे का नियम के अनुसार यदि साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में, ठीक है, ऋण शोध क्षमताधारी साझेदार, मतलब आपका यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश में रीड करता हूँ। अंडर गार्नर वर्सेस मरे रूल इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जितने सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, देखिए सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट दो वर्ड होता है। इंसॉल्वेंट मतलब जो पैसा लेकर भाग गया, दिवालिया हो गया, और सॉल्वेंट जो कंपनी में लगे हुए हैं, फर्म में लगे हुए हैं। तो जितने सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर, ठीक है, शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। इंसॉल्वेंट पार्टनर जो भाग गया, दिवालिया हो गया, जो पैसा लेकर भाग गया। अब जब मान लेते हैं ए बी सी तीन लोग हैं पार्टनरशिपिंग में, सी पैसा लेकर भाग गया, पूरी तरीके से भाग गया, चला गया, दिवालिया हो गया, तो सी चला गया तो जितना भी जो कमी होगा बिजनेस में, जो पैसा घटेगा वो कौन लोग पे करेंगे, वो ए और बी पे करेंगे, ठीक है भाई, ए और बी ही तो बचे हैं।
तो साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में, मतलब जब फर्म पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है और एक तरफ से एक पार्टनर्स दिवालिया हो गया, भाग गया, तो जितना भी कमी बेसी होगा वो कौन पूरा करेगा? ए और बी पूरा करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे? अपने एडजस्टेड कैपिटल रेशियो के अनुपात में ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब गार्नर और मरे का नियम कहता है कि साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में जितने भी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो कमी को अपनी समायोजित पूंजी के अनुपात में, मतलब एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में वो पूरा करेंगे। ओके, ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इससे क्वेश्चन। ठीक है, वो जितना भी कमी होगा अन्य साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में फर्म में लेकर आएंगे। अगर 15,000 का घाटा हो रहा है बिजनेस में, तो 7,500 ए लेकर आएगा, 7,500 बी लेकर आएगा। अपने कैपिटल के रेशियो में लेकर आएंगे। अगर ए ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा लेकर आएगा, बी कम लगाया तो बी कम लेकर आएगा। समझ में आया? या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिपिंग का डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरीके से बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिए। लेकिन बात यह आ रही है कि इफ़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। क्या? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। फिर कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली टर्न्स आउट इन टू बी इंसॉल्वेंट, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? क्या होगा? मतलब एक पार्टनर्स का जो अकाउंट है, एक पार्टनर्स का, ठीक है, वो निकासी दर्शा रहा है, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, उसने पैसा बिजनेस से निकाला हुआ है। ठीक है, जैसे ए बी सी, ए बी सी एक बिजनेस कर रहे थे और ये बिजनेस पूरी तरीके से इसका विघटन हो गया, ये डिसोल्यूशन हो गया, ये पूरी तरीके से टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक साझेदार, मतलब एक पार्टनर जो है उसने डेबिट बैलेंस उसका दिखा रहा है, मान लेते हैं सी डेबिट बैलेंस इसका दिखा रहा है, इसने बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है। ठीक है, अब और आगे ये भी कह रहा है कि ये इंसॉल्वेंट भी हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। भाई जब पूरी तरीके से कंपनी बंद हो गई तो मान लेते हैं 10,000 रुपये निकाला है, तो ये 10,000 लेकर भाग भी गया। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी मैंने बताया था ना, जितने भी बचे साझेदार होंगे, पार्टनर्स होंगे, वो अपने कैपिटल रेशियो के आधार पे अगर जितना लॉस हो रहा है वो भरपाई करेंगे, उतना पैसा वो लेकर आएंगे। तो ऑप्शन देखिए आप, देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, द लॉस हैज़ टू बी बॉर्न इन द कैपिटल रेशियो बाई द सॉल्वेंट पार्टनर्स, ये सही है आपका। मतलब जितना भी हानि होगा वो सभी पुराने साझेदार द्वारा अपने प्रॉफिट से, मतलब कैपिटल रेशियो के आधार पे वो लेकर आएंगे, उतना पैसा ला के बिजनेस में देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह भी रहा है, ठीक है, कि गार्नर मरे का विवाद, कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसका पूंजी खाता डेबिट बैलेंस अगर दिखाए तो ऐसे में जितनी भी लॉस होती है वो पुराने साझेदार अपने कैपिटल रेशियो के आधार पे, जितना भी उनका कैपिटल है उस रेशियो के आधार पे वो उस लॉस की भरपाई करेंगे, हानि की भरपाई करेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अकाउंट इज प्रेस्क्राइब बाई, साझेदारी फर्मों का खाता ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब जांचना, छानबीन करना। ठीक है, तो जितने पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उनके अकाउंट्स को कौन ऑडिट करता है, कौन उनकी छानबीन करता है, जांच करता है, वेरीफाई करता है, ये भी हम कह सकते हैं। ऑडिट का काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर आपके प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर बेसिकली सीए वगैरह लोग होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उनके अकाउंट्स को वेरीफाई कौन करता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑडिटर ही करता है, लेकिन किस एक्ट के थ्रू किया जाता है? तो आपके ऑप्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या नन ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण कराना जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑडिटेड। तो यहाँ पे आपका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सब टिपिकल क्वेश्चन थे, ये सभी पार्टनरशिपिंग से आए हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हैं। जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं एमपी पीसीएस टैक्सेशन असिस्टेंट का, बिहार स्टेट का, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोर्स की सभी क्लासेस चल रही हैं, डेली बेसिस पे चल रही है। 3000 प्लस क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल पे आइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।